पता है ना, तो मैं भी इसलिए भूल गए होंगे, मुझे लिंक भेज देना, मतलब मेरे को हेलो बोल देना अपने नाम के साथ और फिर मैं तुमको भेज दूंगी, ठीक है? यस मैम। ओके चलो, तो आज हमें क्या करना है बच्चों, क्या करना है बच्चों, क्या करना है बच्चों? मेक अ गेस, किसकी क्लास है ये? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वेरी गुड, बायो क्लास है ये, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को पढ़ना है, राइट? तो हमने उसको रिवाइज करना है और रिवीजन हमने करनी है क्विक वाली रिवीजन। तो देखो क्विक वाली रिवीजन अब तुम्हारी क्लास में एक बारी में चैप्टर खत्म होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहली बार हम लोग ये क्विक रिवीजन साथ में कर रहे हैं, तो हम कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। हम आज क्विक रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि आपने पिछली बार पोल में बोला था ना कि आप चाहते हो कि पहले चैप्टर रिवाइज हो उसके बाद क्वेश्चन हो, ज्यादा बच्चों ने ये वोट किया था। तो पहले हम लोग चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं क्विक रिवीजन में, और फिर कल से हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर? यो मैम। यस मैम। तो एनसीईआरटी को बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लिए क्विक रिवीजन करेंगे 1 नवंबर। आज फटाफट एनसीईआरटी खोलो, साथ साथ में होगी। हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज टूटी हुई गिटार की तरह आ रही है बेटा, पहले गिटार से ठीक करवा अपना। तुम लोगों को भी टूटे हुए गिटार की तरह आ रही है? नो मैम। नो मैम, ठीक लग रहा है गिटार। तो एक बार जाके देखना पड़ेगा टूटा हुआ गिटार साउंड करता कैसे है। बेटा तुम्हारा सिग्नल आ रहा है टूटे गिटार की तरह, है ना? इसके दांत टूटेंगे एक दिन मेरे हाथों से। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सिंपल है, क्विकली चैप्टर रिवाइज करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाते बनाते रिवाइज करेंगे, नहीं तो ऐसे तो हम पढ़ते रह जाएंगे, ग्रंथ थोड़ी है कि पढ़ते ही रह जाए। क्विकली फ्लो चार्ट बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। हमारा मेन एजेंडा क्या है कि हम एनसीईआरटी डिकोड कर ले, तो एनसीईआरटी को ओपन करो, अंडरलाइन करवाऊंगी, उनको ही रीड कर लेना क्विकली, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। तो एक्टिव रहना, सो गया वो गया, उसका मिस हो जाएगा। ओके, तो उठे रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। वेरिएशन नहीं वेराइटी, वेरिएशन तो फिर जेनेटिक लेवल पे आ जाता है ना वर्ड, वेरिएशन नहीं वेराइटी, ठीक है, वेराइटी वर्ड यूज करना है। तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो किसने दी थी? वॉल्टर रॉसन। वॉल्टर रॉजन, हाँ रोज वाले थे ये, इन्होंने गुलाब का फूल दिया था किन्हें? जिन्होंने ये टर्म को पॉपुलराइज किया था। पॉपुलराइज किसने किया था? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन, राइट? ये टर्म, ये दो बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है, राइट? पहला पेज डन, आगे चलते हैं। अब जो बायोडाइवर्सिटी हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी है, ठीक है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी है। एक चीज याद रखनी है हमें कि हम कभी भी प्रोक्रियोट को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स में कौन आएंगे? बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया वगैरह, वगैरह कोई नहीं होए, वगैरह बैक्टीरिया कौन से ग्रुप से होते हैं? मोनेरा, बैक्टीरिया वगैरह, मोनेरा। हाँ, वगैरह को घर छोड़ गया। तो बायोडाइवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, मैं बोलूँ डाइवर्सिटी है, लेकिन कैसी डाइवर्सिटी है? जैसे मैं किसी डॉग को देखूं, एक पमेरियन है, एक मिक्स ब्रीड है, एक लेब्राडोर है, ऐसी डाइवर्सिटी कह रही हूँ? या मैं जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी कह रही हूँ कि डीएनए में थोड़ा थोड़ा फर्क है? जैसे मैं और तुम, हम एक ही स्पीशी है लेकिन हमें फर्क तो है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी का फर्क है। मैं इंसान हूँ, तुम एलियन हो, फर्क तो है ना? तो डाइवर्सिटी किस लेवल पे बोल रहे हैं? या ये इकोसिस्टम लेवल पे बोल रहे हैं कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी अलग मिलती है, चाइना में बायोडाइवर्सिटी अलग है? तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो डाइवर्सिटी है वो 3 लेवल पे डिवाइड करके हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी सबसे छोटे लेवल पे भी हो सकता है। सबसे छोटे लेवल पे डाइवर्सिटी को हम किस लेवल पे बनाते हैं? जेनेटिक जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जीन लेवल पे डाइवर्सिटी है ना। तो जीन लेवल पे डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल है हमारे पास प्लांट का नाम है बेटा, किसी ने लाउड स्पीकर ऑन करा हुआ है, 20 बंद कर लो। रिवॉल्फिया वोमिटेरिया, रिवॉल्फिया वोमिटेरिया जो है ये प्लांट से केमिकल बनता है, केमिकल का नाम रेजरपाइन। रेजरपाइन। और ये केमिकल करता क्या बेटा? हाई ब्लड प्रेशर क्या हाई ब्लड प्रेशर करवा देता है? ट्रीट करता है। मैम कंट्रोल करता है। और हाई बीपी। सूर्यांश तुम कहाँ थे? तुम आए नहीं उस दिनों से, कहाँ थे? गया था कहीं। कहाँ चला गया था बेटा? क्लास सुनी सुनी हो गई थी,
अब आ गया ना वापस, अब तो नहीं जाएगा? यस मैम। प्रॉमिस ना? यस मैम। हाँ अब मत जाइए। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? मान लो कि सूर्यांश के घर के पास रिवॉल्फिया वॉमिटेरिया लगा है, ठीक है, सोनिया के घर के पास भी रखा है। अब जो सोनिया के घर के पास रिवॉल्फिया वॉमिटेरिया लगा है, दोनों पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी प्लांट है ये। अब जो सोनिया के घर के पास लगा है, उससे जो केमिकल निकलता है ना, उसको थोड़ा सा यूज करने से बढ़िया से वो मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। लेकिन जो सूर्यांश के घर के पास लगा है, उससे जो रिजल्ट निकल रहा है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो फर्क क्या है? डीएनए में जो ये केमिकल एक्सप्रेस करने का प्रोटीन बन रहा है, उस प्रोटीन का फर्क है ना। तो वो प्रोटीन आ रहा है जेनेटिक रोड से, ठीक है, यानी कि डीएनए के लेवल में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो प्लांट सेम है, एक ही जैसे एरिया में मिल रहा है, लेकिन वहां पे जेनेटिक लेवल पे थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो केमिकल किसी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, किसी में कम स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एट विच लेवल? Species diversity. ये वाले तो बहुत इजी थी, हमने इसको इंडिया के मैप से याद किया था। हमने से मैप बना लिया था, हमने कहा था ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ जहाँ पे हम सभी अभी रह रहे हैं, साउथ है ना। तो हमने कहा था कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, यहाँ पर आपको किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है? Amphibian. एम्फीबियन डाइवर्सिटी मोर। नीट के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कंपेयर टू कौन से घाट से? ईस्टर्न। Eastern. यस, एम्फीबियन डाइवर्सिटी, यस एम्फीबियन डाइवर्सिटी, शाबाश, वेरी गुड। और लास्ट हमने डाइवर्सिटी करी थी बड़े वाले लेवल पे, उसको कौन सी डाइवर्सिटी कहते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इकोसिस्टम कंपेयर कर लो। लेट्स से तुम इंडिया पाकिस्तान कंपेयर कर लो, इंडिया चाइना कंपेयर कर लो, या फिर पूरा एशिया ले लो। एशिया इज ए कॉन्टिनेंट, तुम्हें चाइना इंडिया पाकिस्तान आता है। तुम अमेरिकन पॉपुलेशन से कंपेयर कर लो डाइवर्सिटी, तो दोनों में फर्क है ना डाइवर्सिटी का, राइट। तो कह रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी, आप डाइवर्सिटी को इतने बड़े लेवल पे भी पढ़ सकते हो, देश के देश पढ़ लो, या डाइवर्सिटी को आप एक प्लांट के अंदर डीएनए के कंपेरिजन में भी पढ़ सकते हो। डाइवर्सिटी हर तरफ से। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा है, इंडिया में या फिर नॉर्वे में? India. इंडिया। हाँ, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी हमने देखा कि ऐसे है, राइट। ये एग्जांपल था उसका। ठीक है जी, पहला पेज डन। नीचे से ये बताओ, ये वाला 15.1.1 की हेडिंग कौन से पेज नंबर पे है, नई बुक और पुरानी बुक में? 259. 759. 217. 217, राइट। दोनों बुक्स में निकाल लो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो इंपॉर्टेंट है, वो करनी पड़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले IUCN की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। सोनिया बेटा तेरे यहाँ से आवाज गूंज रही है, ठीक है। तो IUCN जो है उसमें दो ए, शॉर्ट फॉर्म में एक एन आता है, लेकिन डेफिनेशन में 2 एन आते हैं उसकी फुल फॉर्म में, ये बात याद रखनी है। तो इन्होंने 2004 में कहा था कि टोटल एनिमल और प्लांट को मैं इंक्लूड कर लूं, ठीक है, और किसी को नहीं, एनिमल प्लांट को अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी। हाँ बेटा बोलो। टेक्निकल, हाँ जी विकास। किसने ज्वाइन करा इस नाम से बेटा? विकास नाम से कौन है? ओके चल, आई डोंट नो कौन था, मे बी कोई अवंती से हो या मे बी कोई स्पैमर हो, ना बनो, आते रहते हैं। अरे शुरू आ गई तुम? Yo-yo ma'am. ओके चलो भाई। सो इन्होंने कहा, IUCN ने 2004 में कहा, देखो सिर्फ स्पेसिफिकली 2004 बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो अभी तक डिस्क्राइब हुई है, अप टू 2004 तक जो डिस्क्राइब हुई है, दैट इज अराउंड मोर देन 1.5 मिलियन। ठीक है, तो मोर देन लिखा है यहाँ पे, याद रह जाएगा। Yes. राइट, गुड। नाउ और एक और बात बोली उन्होंने, एक तो डाटा ये Yes, था, ma'am. दूसरा डाटा यहाँ पे साइड में बना लो, छोटू सी अर्थ है ना, और छोटू सी अर्थ में जो सेंटर की तरफ होता है रीजन, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, और इसके आसपास जो होता है उसे क्या बुलाते हैं? Temperate. टेम्परेट में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ है, ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट में? Trophic. ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स तो जहाँ पे नंबर ज्यादा है स्पीशीज का, उसको काउंट करने में टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, इसलिए इन्होंने बोला है
कि फॉर टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप, Tropics. कुछ टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए स्पीशी इन्वेंटरी का मतलब डेटा, स्पीशी डेटा ज्यादा कंप्लीट है हमारे पास टेम्परेट रीजन के लिए एज ज्यादा कम्पेयर time टू लगेगा। टेम्परेट रीजन के लिए। ठीक है, क्या बोल रही हो रिया? कुछ कहा? ठीक है, क्लियर हुआ सबको इस लाइन का मतलब? Yes, ma'am. ये मैम वेरी इंपॉर्टेंट No, ma'am. का क्वेश्चन है। आई थिंक ये लास्ट ईयर की लास्ट टू लास्ट ईयर आया इसी लाइन से। लास्ट इज रॉबर्ट में बहुत लोगों ने एस्टिमेट किया कि कितनी ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी, पूरी दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी है। सबसे क्लोज जिनका माना जाता है वो रॉबर्ट में का, उन्होंने कितनी बोली स्पीशी डाइवर्सिटी? 7 million. वेरी गुड, दैट्स No, ma'am. कितनी बोली है फिर? आई थिंक ये पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रही है। चलो कोई ना, ये वाला पेज डन। Yes, ma'am. Yeah, अब ma'am. कितने पेज हो गए तुम्हारे? एक साइड को एक पेज बोलना, दो। Yes. Yeah, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो यहाँ पर कुछ लाइन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने अंडरलाइन करी, अब ध्यान से सुनना। मोर देन 70%, जहाँ पे मोर देन लेस देन लिखा है इसको बहुत अच्छे से लिखो, क्योंकि यही आपको गलत करा रहा है टेस्ट में। हमने देखा था ना, हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मोर देन लेस देन में बहुत प्रॉब्लम है। इसको लिख लो अच्छे से कि मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। वो कह रहे हैं कि जितनी स्पीशी हमने अभी तक रिकॉर्ड करी है उसमें से मोर देन 70% किसकी है स्पीशीज? Animals. प्लांट्स कहाँ से? एनिमल लिखा तो है, एनिमल की है बेटा। ठीक है, उसमें कह रहे हैं अब इसमें प्लांट्स कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लांट्स है वो मोर देन नहीं है, लगभग लगभग कितने हो जाएंगे? 22%. इंटरेस्टिंग क्या है कि इसने प्लांट्स में क्या किया है, प्लांट्स में इसने इंक्लूड कर दिया है फंजाई को भी। ठीक है, तो प्लांट में फंजाई को इंक्लूड करके डेटा है ये। अब देखो जब हम प्लांट करते हैं तो प्लांट किंगडम आपको थोड़ा सा भी याद है तो वहां से मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भी याद है तो बताना कि जो प्लांट किंगडम होता है उसमें सबसे पहला ग्रुप होता है Algae. एल्गे, फिर Bryophytes. ब्रायोफाइट्स, हाँ, Wow, fine. टेरिडोफाइट्स, Pteridophytes. फिर Gymnosperms. जिम्नोस्पर्म, Gymnosperm, angiosperm. शाबाश। राइट, अब देखो इन्होंने क्या किया है, जिन्होंने प्लांट बोले ना, इसने कौन सा ग्रुप नहीं डाला इन्होंने? Ma'am. Algae. Pteridophyte. टेरिडोफाइट, यस। तो बेटा इस डेटा में ये जो तुमने बोला लगभग 22%, इसमें टेरिडोफाइट इज नॉट। लिख लो, कॉपी में लिखो, शॉर्ट नोट साथ साथ बना लो। ये कहीं पे घुमा के आपसे डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आपने देख लिया ना क्या बन सकता है। राइट, डन। अभी एक और बात Yes. है कि इन सब में अगर 70% एनिमल है तो उसमें भी लगभग 70%, मतलब 70% को अब 100 कंसीडर करो, तो ये जो सारे एनिमल्स है उनमें भी सबसे ज्यादा किसकी परसेंटेज है? एक लाइन है जिससे पीवाईक्यू आएगा कि मान लो मैं कोई एरिया ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग 10 एनिमल्स जो मुझे मिलेंगे उनमें से 7 लगभग इंसेक्ट ही होंगे। ये ऐसे कैसे लाइन याद कर लेना। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी पाई चार्ट तो हमने कल बहुत अच्छे से करे थे ना, याद है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक इनवर्टिब्रेट का है, नंबर का पाई चार्ट है, एक वर्टिब्रेट का है और एक प्लांट का है। एक बार क्विकली रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, लगभग 70%, है ना? Yes. राइट, पॉपुलेशन है। और हमने कैसे करा था, एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम में सबसे पहला ग्रुप होता है पॉरीफेरा, Hera. फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा। देखो क्या होता है ना, जब हम ऐसे लिखते हैं ना हमें जल्दी याद रहता है। अब जब तुम एनिमल किंगडम करोगे तुम बार बार इससे रिलेट करोगे, तो जो भी नोट्स तुम अब बना रहे हो ना वो तुम्हें आगे चलते जाते और अच्छे से होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए बना लो, चाहे तुम्हें अभी लग रहा है कि इतना लिखने की क्या जरूरत है, ये तुम्हें बाद में बहुत हेल्प करेगा। राइट, तो टीनोफोरा, ओके, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। उसके बाद Platyhelminths. फ्लैटीहेल्मिन्थ्स, उसके बाद एस्केहेल्मिन्थ्स, फिर Annelida. एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमारे इंसेक्ट आ गए। Yes, yes, तो ये Yes, insect, ma'am. आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा ग्रुप आ रहा है? Mollusca. मोलस्का। हमने ऐसे याद किया था कि पहले आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स, उसके बाद ग्रुप है मोलस्का।
ठीक है। बीच में क्रस्टेशियन इन्होंने पता नहीं क्यों डाल दिया यहाँ पे, बस फिर क्रस्टेशियन हमने एक्सेप्शन से याद कर ली थी, राइट। तो इस ऑर्डर में हमने याद कर लिया था, लेवल आ सकता है। वर्टिब्रेट में हमने याद किया है कि सबसे पहले फिशेस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो फिशेस आर मोस्ट अबंडेंट। तो बहुत बढ़िया, ये हमने कल लिखा भी था अलग से। फिर हमने करा ऑर्डर में करा कि पहले आती है पाइसिस, दैट इज फिशेस, फिशेस के बाद एनिमल किंगडम में आता है एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, फिर एव्स जिनको हम बर्ड्स भी कहते हैं, और लास्ट में मैमल्स, है ना। अब इस पाई चार्ट में मुझे 3 चीजें पता चली थी। क्या 3 चीजें पता चली है? पहली कि फिशेस आर मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स। लिखा? यो मैम। के साथ साथ लिख लेना, इग्नोर मत करना। इससे ये क्विक रिवीजन का मतलब यही है, शॉर्ट्स नोट साथ बनाने हैं। दूसरा मुझे पता चला कि एम्फीबियन की पॉपुलेशन लगभग इक्वल है मैमल की पॉपुलेशन के, देखो उनका ऑलमोस्ट सेम है। और तीसरा पॉइंट मुझे पता चला कि रेप्टाइल की पॉपुलेशन लगभग इक्वल है Birds. हाँ, एव्स या बर्ड्स, राइट। ये 3 पॉइंट बन गई। अब इससे क्वेश्चन आ जाएगा, हो जाएगा ना। यस मैम। गुड। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लांट्स की। प्लांट में हमने पढ़ा कि जो फंगस और एल्गा मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लाइकन। लाइकन। लाइकन किस पेड़ की बात पे लगते हैं? एंजियोस्पर्म्स। मेलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म से याद किया था, याद आया? यस Ma'am. उसके बाद फर्न एंड मोसिस आपने खुद से किया था, ठीक है। तो इस ऑर्डर में इस तरीके से इनको याद कर लेना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलूं आगे? यो मैम। Yes, चलो, ma'am. पाई चार्ट के बाद नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा है बताओ? 261. 261। 219. 219, ठीक है, 261 और 219। अब ये इंडिया का डेटा दे रहा है, तो हमने इस इंडिया के डेटा को इसी पेज पे लिख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी टॉकिंग अबाउट इंडिया में ओनली, राइट। इस पैरे को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी इंडिया की बात करता है, फिर वो सडनली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पे जंप कर जाता है। तो वो जो नंबर लिखे है देख लेना, वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बोल रहा है या ग्लोबल बोल रहा है? ग्लोबल मतलब पूरी धरती, राइट। तो हमने कहा कि इंडिया, अगर ये धरती है तो धरती में इंडिया एक छोटू सी डॉट जैसा ही तो है। तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है धरती का? 2.4%. है ना। तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। 8। तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है इंडिया के अंदर? लगभग 8.1 राइट, ठीक है। ऐसे 2, 4, 8 से याद हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों डेटा आपको ऐसे याद रखना है। ये पता क्या करते हैं पीवाईक्यू में? ऐसे पूछ लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी इंडिया हैव 2.4% एंड लैंड कवर इज 8.1%। उल्टा कर देंगे, सुनने में हमें सेम लगता है। तो ध्यान से याद रखना कि जगह कम लेती है हम, लेकिन बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है हमारे पास। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इसलिए हम पूरी दुनिया की कितनी मेगा बायोडाइवर्सिटी की लिस्ट में आते हैं? 12 12 बायोडाइवर्सिटी की कंट्रीज में से एक हम हैं, राइट। और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें है? हाईएस्ट किसमें? ब्राजील। ब्राजील। शाबाश, किसने दिया ये आंसर? सूर्यांश। वेरी गुड। ये मैंने बहुत पहले पीवाईक्यू में कराया था, वहां करा था, वैसे पढ़ा था तूने? पढ़ा था। गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये नीचे बता रहा है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी 2 डेटा है। एक है कितनी डिस्कवर हो चुकी है, तो मैं उसको लिख रही हूँ डिस्कवर्ड, और एक है कितनी एक्सपेक्टेड है टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कवर्ड, राइट। तो बेटा कितनी डिस्कवर हो चुकी है, लिख के बताओ। प्लांट 22%. देख के बता ध्यान से, प्लांट के कितने नंबर डिस्कवर हो चुके हैं? ध्यान से देख। 1 लाख। 1 lakh. डिस्कवर हो चुकी है कि डिस्कवर होने हैं? ध्यान से पढ़। 45,000 45,000 प्लांट की स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है। और कितनी एनिमल की हो चुकी है? 90,000 हाँ, 90,000। शाबाश। और कितनी डिस्कवर होने के चांसेस है प्लांट की? 1 लाख। और एनिमल की? 3 लाख। मान लो तुम भूल गए, तो ऐसे याद रख लेना कि प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो एनिमल के कंपैरिजन में कम है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है ही इंसेक्ट्स की, इसलिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये 2 डेटा है इंडिया से रिलेटेड, डन है अपना, इंडिया का काम तो हो गया। आगे चलते हैं।
अब रॉबर्ट मे ने ना 2 बातें बोली है इस चैप्टर में, हम उसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि रॉबर्ट मे ने क्या बोला है, क्योंकि इसी पैराग्राफ में आगे भी उन्होंने एक बात बोली है। रॉबर्ट मे ने सबसे पहले क्या बोला था, स्पीशीज डाइवर्सिटी लगभग कितनी है दुनिया में? 7 million. 7 मिलियन। और उनके हिसाब से कितनी बायोडाइवर्सिटी ग्लोबली दुनिया में डिस्कवर हो चुकी है? 22%. वहाँ लिखा है 22%। तो एक जगह उन्होंने मिलियन में बात करी है और एक जगह उन्होंने परसेंट में बात करी है, याद रह जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस यही था बेटा, यो था, यस पे क्यों आ गए? वो बेचारी यो बोलते हुए रुक गई, क्या हो गया? इतनी सीरियस बात क्या होगी है? क्या बात होगी? ज्यादा पढ़ा दिया मैंने? ज्यादा पढ़ा दिया? ये बताओ क्या करे फिर? नो मैम। जोक सुना दो फिर, ज्यादा पढ़ा दिया तो। ऐसा कुछ नहीं है, भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो जोक सुना दो, ज्यादा पढ़ा दिया तो हंस लेते हैं। सुना दो मैम आप। बेटा मैं सुना दूंगा, कल को तू बोलेगा मैडम गजलें सुना दो, तेरे बोलने में थोड़ी चलूंगी। टीचर मैं हूँ, तू सुना जो हद है। एंटरटेन भी मैं करूँ, मैं पढ़ाऊँ भी मैं, नोट्स भी मैं बनवाऊँ, बेटा पेपर भी मैं दे देती हूँ, तू दे रहा है ना? कहेगा मैम मोस्ट वेलकम, राइट? आओ आप दे दो पेपर। क्या, इससे ज्यादा खुशी हमें हो ही नहीं सकती। जल्दी बताओ कोई जोक सुनाएगा तो। अच्छा, धर्मेश कॉमेडी कर रहा था चैट में, वाह। हर्ष बेचारा, इसका इंटरनेट इतना खराब है, आता जाता रहता है। हर्ष आवाज आ रही है? ये मैम मेरे तेरे इंटरनेट ने तो मतलब तेरी हालत खराब करी है ना, तू आता जाता ही रहता है। एड फिल्म जैसा हो गया है ना जीवन, आता जाता ये रहता है। मैम बेटा कुछ करा, जियो वालों को लिख के भेज कि मेरा जिया घबरा रहा है ऐसे नेट से, भगवान के लिए या तो बंद कर दीजिए या ढंग से चला दीजिए। है ना? कितना परेशान किया हुआ। फोन पे है या नहीं वाईफाई लगा रखा है? फोन पे। फोन पे परेशान करा हुआ है। इनको लिख के भेजो, बोलो आप हमारी शिक्षा के बीच में आ रहे हो। कमाल है, हंसने की क्या बात है अंशी का बाबुली। चलो इधर आओ बेटा, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन से पेज नंबर पे है? ये छोटू सा है। 261. 261. 290. तो ये सब कुछ 219 पे ही है। यो मैम। Yeah, ma'am. भाई सब कुछ 219 पे है। गजब। देखो ये क्या कह रहे हैं, पहले उन्होंने बोला बायोडाइवर्सिटी क्या है, फिर उन्होंने बोला भाई ये बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी, फिर उन्होंने बोला अच्छा बायोडाइवर्सिटी है कौन कौन से लेवल पे, जीन वीन की बात कर ली हमने, है ना, इकोलॉजिकल लेवल पे बात कर ली, फिर उन्होंने बोला थोड़ा डेटा डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी पड़ी है। इतनी सी बात हुई थी हमारी, फिर हमने इंडिया का डेटा ले आए, यार इंडिया में कहाँ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितना एरिया वो कवर कर रही है। अब ये पूछ रहा है ठीक है मैं मान गई बायोडाइवर्सिटी है, हमने हार मानी, तुम ये बताओ वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है दुनिया में, ठीक है, कहाँ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हो इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है, और दूसरा पढ़ते हो आप स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। तो ये दोनों चीजें आपको ये बताते हैं बायोडाइवर्सिटी फैली कैसे है धरती पे। तो ये अपनी धरती है, गोलू 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 गोलू, ये देखो गोला सही नहीं बनेगा मुझसे, गोलू 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 गोलू, चलो गोलू सा बन गया। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये सब आपको स्पीशियल रिलेशनशिप और लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ये बताता है कैसे बायोडाइवर्सिटी फैली है धरती पे, है ना, सिंपल सी बात है। तो इमेजिनरी लाइन है, देखो ये सारी लाइंस ना इमेजिनरी है, ऐसा थोड़ी है धरती पे किसी ने स्केल लेके लाइनें खींची है कि भगवान ने कहा अर्थ बाद में बना, तो पहले स्केल से लाइनें बना दूं, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, हमने किया है। और लाइनें हमने इसने बनाई है ताकि हम पता कर सके कि कौन सा देश कहाँ है। सरहद में तभी बांटोगे ना जब वहां पे लाइन होगी, पता तो हो किसका कितना एरिया है। तो ये आर्टिफिशियल से इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर इज नथिंग बट इमेजिनरी लाइन। ज्योग्राफी की क्लास नहीं है ये, लेकिन ये बहुत बेसिक बात है जो तुमको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। अब जो इक्वेटर के आसपास रीजन होता है उसको अपन बोल देते हैं Tropical region. ट्रॉपिकल region. बस टॉपिक के जो आसपास होता है अपन उसको बोल देते हैं Temperate region. टेम्परेट रीजन। शाबाश, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारे। और बिल्कुल ऊपर जहाँ पे टॉप पे होता है ठंडी ठंडी वाला Polar. पोल्स, पोल्स है ना। अब देखो वहां पे आपको
इंडिया का अगर जब भी मैं इंडिया का मैप बनाती हूँ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जहाँ हम बैठे हैं साउथ, ऐसे बनाते हैं। 30 को भी ऐसे काट लो, ईस्ट ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब अगर ये सर्कल है तो इमेजिनरी सेंटर ले लो, ये वाला दिख रहा है, 0 0 0 0, Yeah, ma'am. राइट। तो अगर ये इमेजिनरी Yes, लाइन ma'am. से मैं एक एंगल बना लूं यहाँ पे छोटू सा, इतना गंदा बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे, इसमें बना लेते हैं। तो अगर ये सर्कल है, हमारा अर्थ है, उसके सेंटर की इमेजिनरी लाइन है, तो वहां पे अगर मैं एक पॉइंट रख के एक लाइन खींच दूं, ऐसे एंगल बन जाएगा यहाँ पर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी एंगल कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में? East, north. East. ईस्ट नॉर्दर्न रीजन में, ईस्टर्न नॉर्दर्न रीजन में, राइट। तो हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ बोलेंगे। लेट्स से ये एंगल है हमारा 23 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे 23 डिग्री नॉर्थ। अगर मैं यही लाइन खींचू, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मैं समझना, ऐसी बातें कर रही हूँ मैं। ये वाला हो गया एंगल हमारा 90 डिग्री, मैं इसको बोलूंगी 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है जी। एक और एंगल खींच लेते हैं, ये हमारा हो गया लेट्स से 10 डिग्री साउथ, ठीक है। अब मेरे को बताओ स्पीशीज डायवर्सिटी कहां पर ज्यादा होगी, 23 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ? Degree south. 20 degree. 10 degrees south. 10 डिग्री साउथ, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के पास है ना, इसलिए। उसके बाद कहां पे स्पीशीज डायवर्सिटी ज्यादा होगी? 23 degree north. 20 नॉर्थ एंड देन 90 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ना, राइट। समझ में आई ये बात? दिस इज अ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है कि जितना ट्रॉपिक के पास है, जितना जितना तुम एंगल बढ़ाते चले जाओगे ऊपर की तरफ, पोल के पास जा रहे हो ना जितना तुम, उतना ही तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जा रही है। समझ आई? और तुमको ये देखना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को याद रखने के लिए हमने एक एग्जांपल किया था, जिसमें हम ट्रिप पर गए थे, घूमने गए थे, घूमे घूमे करने, पंछी देख रहे थे उस ट्रिप पे, याद है तुमको? और घूमने के लिए हम जो पंछी देख रहे थे तो हमने कोलंबो से स्टार्ट किया था। पंछी, बर्ड्स की कितनी डाइवर्सिटी थी वहां? 1400। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो चमकती हुई जगह पे जाएंगे, और हम सब न्यूयॉर्क चले गए थे। न्यूयॉर्क पे कितनी डाइवर्सिटी मिली थी हमें, कम या ज्यादा? 105. क्या बोल रही है बेटा? 105. कितनी थी, कम थी या ज्यादा? कम. Ma'am, कम. कम, यानी कि इक्वेटर के पास हो रहा होगा या पोल्स इक्वेटर से दूर जा रहा होगा? दूर जा रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ आई ना। फिर हम लोग ग्रीनलैंड चले गए, हमने कहा यार न्यूयॉर्क तो बहुत ही शोर है, ग्रीनलैंड चलते, हरियाली देखेंगे। वहां पे कितनी थी? 56. लेकिन वहां हमारा दिल टूट गया क्योंकि हमें यहाँ बर्फ मिल गई। तो ये तो गलत हो गया। फिर हम लौट के बुद्धू घर को आए, घर पे कितनी थी? 1200. हाँ, तो हमें पता चला कि अगर आप फर्स्ट कोलंबिया था। कोलंबिया. फर्स्ट कोलंबिया था, हमने कोलंबो लिखा। ठीक है, तो हमें पता चला कि इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाते हो, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? कम। Come. इक्वेटर टू पोल, ये लिख लो, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज। ये रिसेंट नीट का क्वेश्चन है, बच्चे गलत कराए थे, है ना? वो मेरे पढ़ाए बच्चे थे तुम सही कराना। बड़े प्यार से बता रही थी मुझे, मैम ये गलत हो गया। मैडम बहुत बढ़िया, शाबाश हो जाता है कभी कभार, है ना? अब तुम ध्यान रख लेना यार, तुम मत गलत कराना। नेक्स्ट, इक्वाडोर। एक और एग्जांपल दिया लैटिट्यूड ग्रेडियंट में। एक एग्जांपल तो आपने पढ़ लिया हमारी ट्रिप का, बर्ड्स वाला, और दूसरा एग्जांपल था इक्वाडोर। इक्वाडोर में हमने बात करी थी वेस्कुलर प्लांट्स की, कि वेस्कुलर प्लांट की 10 ज्यादा प्रजाति मिल जाएगी एज कम्पेयर टू आप मिडल ईस्टर्न एरिया में चले जाओ, मतलब अमेरिका की साइड चले जाओ, राइट? 2 एग्जांपल्स पढ़े थे, क्लियर है? यो मैम। अब हम पढ़ेंगे स्पीशी एरिया रिलेशनशिप, ठीक है? स्पीशी एरिया रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं कि स्पीशी एरिया रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था ना कि हाथ पकड़ के, आई थिंक सूर्यांश, हर्ष, हरीश ये लोग गए थे, कि अगर आप एक एरिया को ऑब्जर्व करते जाते हो, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पीशी डाइवर्सिटी बढ़ती है, अलग अलग जानवर दिख रहे हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको रिपीटेटिव जानवर दिखने लग जाएंगे अगर और एरिया एक्सप्लोर करोगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने ग्राफ बनाया था, एक्स एक्सिस पे एरिया रखा,
वाई एक्सिस पे स्पीशी रिचनेस रखा और हमने देखा कि अगर आप किसी एरिया को एक्सप्लोर करते हो, देखो पहले ये एरिया यहाँ था, अब एरिया का नंबर बढ़ गया, जितना एरिया एक्सप्लोर करोगे स्पीशी रिचनेस भी बढ़ती चली जाएगी अप टू अ सर्टेन पॉइंट। उसके बाद अब जितना मर्जी एरिया इंक्रीज कर लो, स्पीशी रिचनेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। याद आया? Yes, कर्व है, इसके साथ फॉर्मूला था हमारा S इक्वल्स टू CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, और A से अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं और Z पे खत्म होते हैं, तो A के सेट पे Z लगाना है। कल हमारे न्यूमेरिकल में ये आया था ना सीधा सीधा फॉर्मूला क्वेश्चन में। और अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन में चेंज करना चाहते हो तो कोई भी जब भी स्ट्रेट लाइन में चेंज करना चाहते हो लॉग से इनटू कर दो, तो लॉग से इनटू करोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? S की जगह log S हो जाएगा, है ना, C की जगह log C हो जाएगा, राइट, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा, A की जगह log A हो जाएगा और Z उतर के सामने आ जाएगा। ऐसे ही पढ़ा था। इसमें जो S होता है, S स्टैंड फॉर स्पीशीज रिचनेस। जितनी वैरायटी है स्पीशी की वो ऐसे सिग्निफाई करूंगी। C स्टैंड फॉर intercept. इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं जैसे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट A है और इस पे मैं पीछे y पे लेके जाऊं तो यहाँ जो वैल्यू आई है ना वो मेरी C है, ठीक है, उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। एक्स्ट्रापोलेट करके क्या वैल्यू आएगी, राइट। और हमारा A स्टैंड फॉर एरिया एंड Z स्टैंड फॉर Slope of line. स्लोप ऑफ लाइन। तो ये क्या स्लोप है? यहाँ पे तो सही से दिखेगा नहीं तुम्हें, तो तुम्हें स्लोप दिखेगा लॉग में। ये कितना स्टीप है? स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई, ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। कितना स्टीप है? जितना स्टीप है उतनी स्पीशी डाइवर्सिटी है ना। Here, देखो ना, ma'am. A है, ये A है और ये B है। तो देखो A कह रहा है कि अगर आप एरिया एक्सप्लोर करते हो लेट्स से 10 किलोमीटर, तो स्पीशी डाइवर्सिटी आपको 100 मिल रही है, 100 न्यू स्पीशीज मिल रही है। लेकिन यही देखो वो कह रहा है बी वाला कि अगर आप एरिया एक्सप्लोर करते हो लेट्स से सिर्फ 5 किलोमीटर, तो आपको स्पीशी डाइवर्सिटी वहां पे 100 मिल जाती है ना। तो ये वाला ज्यादा स्टीप है ना, ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो जितना स्टीप होगा आपका स्लोप उतनी ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी होगी। क्लियर? Here, Yes, ma'am. ma'am. अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक ही पेज पे खत्म कर ले डिस्कस करके। Here, ma'am. कितना टाइम रह गया? मैम 25 मिनट। 25 minutes. 25 minutes. और कितने पेजेस हो गए? 4. पुरानी वाली बुक में भी 4। 4. यो मैम। ओके, ठीक है। तो स्पीशी एरिया रिलेशनशिप ये दिया किसने था? अलेक्जेंडर Alexander Von von Humboldt. Humboldt. हम्बल्ट नहीं, हम्बोल्ट, ठीक है। ये जो कर्व आता है आपका ऐसे टेढ़ू सा, इसको आप बुलाते हैं, इट इज अ शेप क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन्होंने ये नहीं बोला कि हर स्पीशी के लिए आएगा, इन्होंने कुछ का नाम दिया है। इन्होंने कहा जो फ्लावरिंग प्लांट है, मीठे पानी की मछली है, बर्ड है और बैट्स है, बैट्स आर मैमल्स, ठीक है। इन्होंने कहा सिर्फ इनके लिए जो स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का कर्व आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब अगर इन्होंने बीच में एम्फीबियन डाल दिया और आपसे पूछा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा कर्व, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, टफ क्वेश्चन बन सकता है। जर्नली स्पीशी एरिया रिलेशनशिप में अगर हम z की वैल्यू दे तो z की वैल्यू जर्नली कितने रेंज में आती है? 0.1 to 0.2 टू 0.2 इन स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एरिया बुला दूं, कॉन्टिनेंट स्टडी कर लूं, है एशिया कॉन्टिनेंट दूसरे से कंपेयर कर लो, कितना सारा एरिया है। तो तुम सोचो ना, अगर इतना बड़ा एरिया, अमेरिका को तुम सिर्फ इंडिया से कंपेयर कर लो, बायोडाइवर्सिटी का कितना फर्क आ जाएगा ना। तो अगर आप कॉन्टिनेंट्स कंपेयर करोगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6 तो कॉन्टिनेंट से 1.2 याद करना है, ठीक है। 6 का डबल होता है ना 12, ऐसे याद रख लेना, ओके। और लास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जितना ग्राफ स्टीप होगा उतनी z की वैल्यू होगी और उतनी स्पीशी रिचनेस कम या ज्यादा? ठीक है। तो एक ही पेज पे कवर हो गया। मैम रिपीट कर दोगे? हाँ बोल बोल। हम z की वैल्यू कर दोगे रिपीट, ये नहीं है समझ। z की वैल्यू है कि वहां पे कितनी स्पीशी रिचनेस है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि तेरे घर के पास, ठीक है,
और सोनिया के घर के पास कितनी एनिमल्स की वैरायटी है, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ तेरे घर के पास एनिमल की वैरायटी मोर है, लेट्स से 100 डिफरेंट टाइप के एनिमल देखे हैं मैंने, सोनिया के घर के पास मैंने सिर्फ 50 डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखे, तो तेरे पास वैरायटी ज्यादा है, लेकिन मैं 100 और 50 की रेंज में नहीं लिखती हूँ, इसको फॉर्मूला लिखा के हम लोग वैल्यू को ना पॉइंट्स में लेकर आते हैं। तो जर्नली अगर मैं किसी भी एरिया को स्टडी करूंगी ना, तो उसकी पॉइंट जो जेड है ना, जेड है स्पीशी रिचनेस, तो जेड होना चाहिए था 100 या 50, पर जेड की वैल्यू हम पॉइंट्स में लिखते हैं, तो कैलकुलेट करके जो पॉइंट में वैल्यू आएगी वो 0.1 से 0.2 के बीच में ही आएगी, समझ आया? या मैम। अब जो z की वैल्यू है ना, अगर किसी एरिया की ज्यादा है, ये तो मैंने छोटे छोटे एरिया कवर करे ना, लेकिन अब मान लो तो इंडिया और पाकिस्तान कंपेयर कर ले, इतने बड़े बड़े जगह हो गई, तो अगर इंडिया पाकिस्तान कंपेयर कर रहे हो उस केस में z की वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ वैरायटी यहाँ इंडिया में है जो पाकिस्तान वालों ने देखी नहीं है, कुछ वहां पर है जो हमने नहीं देखी है, तो फिर z की वैल्यू और बढ़ जाएगी मोर। तो z की वैल्यू का मतलब है कितनी स्पीशी डाइवर्सिटी है, ठीक है? या मैम। ठीक है, चलो, तो ये लिख लिया आप लोगों ने? यस Yes, मैम। ma'am. ये बहुत ही डायरेक्ट फ्लो चार्ट बनाया हुआ नोट्स है ना, तो इसको लिख लेना, क्विकली चैप्टर रिवाइज होंगी, राइट? चलो, अब है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने ये देख लिया बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमने ये देख लिया बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे पूरी दुनिया में डिवाइडेड है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें चैप्टर पढ़ी क्यों रहे हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट किसने कह दिया, मैं तो नहीं मानती, तो हमें दो साइंटिस्ट ने बताया है साइंटिफिकली कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। एक थे डेविड टिलमैन, दूसरे हैं पॉल एलरिच। कौन सा पेज नंबर है ये जहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट है? 263। 221. चलो, न्यू एनसीईआरटी में पेज तो पलटा एक ही पेज में सब लिख दिया इन्होंने। तो डेविड टिलमैन ने क्या हुआ था, उनका बहुत है, टीले पे खड़े हैं ये, ठीक है, और टीले पे खड़े कह रहे हैं खेतों को ऑब्जर्व करते हुए कि अगर कोई खेत है, उसको उन्होंने प्लॉट बोल दिया, क्या चीज है, अगर कोई प्लॉट है और वहां पे स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी है, तो उन्होंने कहा जहां पर स्पीशी की डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां क्या होता है, More stable. हाँ, वो इकोसिस्टम क्या होता है, मोर स्टेबल, एक की कमी दूसरी वैरायटी पूरा कर देगी, और वहां पर जो प्रोडक्टिविटी होती है प्लांट की वो कैसी होती है, हायर प्रोडक्ट। हाई प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी भी क्या ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करती है? Yes, ma'am. नहीं, यस। नो मैम। स्टेबल नो मैम। Left. ईयर टू ईयर प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है, स्टेबल ईयर टू ईयर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं 2000 में मैंने देखा कि मेरे पास एक लैंड था ए और एक मेरे पास लैंड है बी, ठीक है, स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा किसमें दिख रही है आपको, ए। ए। तो 2000 में मैंने देखा कि जो प्रोडक्टिविटी थी, मतलब मैं फोटोसिंथेसिस करके पूछ रही हूँ, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, कि जो प्रोडक्टिविटी थी ए वाले प्लॉट में कितनी आई और बी वाले प्लॉट में कितनी आई। तो लेट्स से ए वाले प्लॉट ने 100 केजी वीट बनाया, ठीक है, वीट मिला मुझे इससे 100 केजी, बी वाले से मेरे को मिला लेट्स से 120 केजी। फिर मैंने 2005 में ऑब्जर्व किया, ए वाले से मुझे मिला लगभग 110 केजी वीट, बी वाले से मुझे मिला है 80 केजी वीट। फिर मैंने 2010 में उसको स्टडी करा, तो ए वाले से मुझे मिला है लेट्स से 95 केजी और बी वाले से मुझे कितना मिला है लेट्स से 200 केजी। तो देखो ईयर टू ईयर जब हमने स्टडी किया, जिसमें डाइवर्सिटी ज्यादा थी उसमें प्रोडक्टिविटी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही 100 के आसपास ही घूमता रहा ना ये, है ना? या मैम। तो ए वाला इकोसिस्टम स्टेबल होगा, वहां पे कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि हर साल वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन बी वाला देखो, कभी उसमें ज्यादा हो रही है कभी उसमें कम हो रही है, तो जहाँ डाइवर्सिटी कम होती है वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ऊपर नीचे होती है। ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन जब कम होगी वहां पे कुछ लोग मरेंगे ना, कुछ एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना कम खाने में, राइट? तो अच्छा Yes, ma'am. इकोसिस्टम कौन सा है जहाँ ईयर टू ईयर वेरिएशन ज्यादा ना हो, समझ आया? यो मैम। ठीक है, इट जस्ट लाइक योर स्टडी टेबल, स्टडी प्लान, कि आप किसी दिन 22 घंटे पढ़ रहे हो, 18 घंटे पढ़ रहे हो, भाई 16 घंटे पढ़ रहे हो, फिर कुछ दिन पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो उससे बेहतर होता है हर रोज 2-2 घंटे पढ़ लो। क्यों 16 घंटे पढ़ रहे हो, 2-2 घंटे पढ़ लो, उसमें भी हो जाएगा, लेकिन रोज पढ़ो ना, समझ आई बात? यो मैम। ठीक है, राइट? तो ये टिलमैन का कॉन्सेप्ट है कि स्टेबल ईयर टू ईयर प्रोडक्शन होगी, ठीक है सूर्यांश, याद रखना, गलत बोला था तुमने। Less बोल रहे हैं. अच्छा लेस बोल रहा था, लेस नहीं होनी चाहिए,
स्टेबल रहनी चाहिए, लेस भी नहीं होनी चाहिए, मोर भी नहीं होनी चाहिए, स्टेबल। वेरिएशन बोल रहा था मैं। अच्छा, अब पॉल एलरिच का एक कॉन्सेप्ट था जिन्होंने प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया था, याद है, एरोप्लेन उड़ाया था। यस मैम। यस, शाबाश। इन्होंने कहा बायोडायवर्सिटी को एरोप्लेन से एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा जो इनकी हाइपोथेसिस का नाम क्या था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, वेरी गुड राजकुमारी, है ना। तो रिवेट हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा कि जो रिवेट है वो स्क्रू होते हैं एरोप्लेन को, स्क्रू इज कॉरेस्पॉन्डेंट टू इकोसिस्टम और स्पीशीज। स्पीसीज। और जो प्लेन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इकोसिस्टम। तो उन्होंने कहा इकोसिस्टम, अगर तुम उससे स्क्रू निकालते रहोगे, एक इकोसिस्टम से स्पीशी निकालते रहोगे, तो टाइम आएगा जब इकोसिस्टम क्या कर जाएगा? क्रैश। क्रैश मतलब कोलैप्स, ठीक है। तो रिवर्ट पाइपर हाइपोथेसिस ये कहती है। और दूसरी बात वो क्या बोलती है, समझ आया क्या बोला मैंने अभी? यस मैम। दूसरी बात वो बोलती है कि ये भी डिपेंड करता है कौन सी स्पीशी निकाल रहे हो। अगर कीस्टोन स्पीशी निकालो तो व्हाट इज कीस्टोन स्पीशी? मैम जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। दैट इज एंडेमिक स्पीशी बेटा, एंडेमिक है वो, कीस्टोन। प्रीति बेटा तेरा आवाज नहीं आ रही, पर शायद तूने सही आंसर दिया है। इसका है नंबर इज लेस इन इकोसिस्टम, उसका नंबर कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत है, इम्पैक्ट इज मेजर। जैसे जंगल में शेर की पॉपुलेशन कितनी होती है हिरन के कंपैरिजन में बोले तो? कम होती है ना। हिरन आपको 1000 नंबर में मिल जाएंगे, शेर आपको कुछ 100 नंबर में मिलेंगे। लेकिन अगर शेर हटा दोगे ना तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, शेर के बिना जी नहीं पाएगा, क्योंकि शेर हटा दिया हिरन पागल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो घास ही नहीं बचेगी, और अगर घास नहीं बचेगी तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी, है। तो मैं कहूंगी लायन इज अ नथिंग बट अ कीस्टोन स्पीशी। तो अगर तुम ऐसा स्क्रू निकाल दो जो उसके विंग्स पे लगा है तो जल्दी प्लेन क्रैश करेगा ना। तो ये भी डिपेंड करता है आप कौन सा स्क्रू निकाल रहे हो, राइट। यो मैम। ये तो Yes, स्पीशीज, ma'am. ये तो हाइपोथेसिस थी, डन हो गया। यस मैम। चलो Yes. अब आओ, यहाँ पे है रेड डेटा बुक, लाल किताब 2004 में दी गई थी। इसको कौन मेंटेन करता है? बाय IUCN। फॉर्म International Union फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल। कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यस, ये कहती है कि एक्सटिंक्शन के खतरे में है। कितनी स्पीशी, नंबर भी दिया उन्होंने? 784। 84। हाँ मैं भूल जाती हूँ इसलिए पूछ रही, इसका मुझे याद नहीं रहता। ठीक है 784, जिसमें से सबसे ज्यादा खतरा किसको है, मोस्ट डेंजर? मैम इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स, यस इनवर्टिब्रेट्स को, ठीक है याद रख लेना। अगर नंबर भूल जाओ तो थोड़ा आसपास का याद रखो। अब उसमें से कुछ इन्होंने मेंशन करा है जो एक्सटेंट हो गई है, जैसे कल ही हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था, डोडो। डोडो इज नथिंग बट अ फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ नहीं सकता, जैसे ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, है ना। तो डोडो फ्लाइटलेस बर्ड है जो मॉरिशस से एक्सटेंट हो गया। क्वागा प्लेन जेब्रा, जेब्रा के ऊपर लाइनें होती है ना, धारियां, लेकिन क्वागा ऐसा जेब्रा था जिसके ऊपर धारियां नहीं होती थी। अफ्रीका में मिलता था ये, इतनी खतरनाक चीज अफ्रीका में मिलती है। तो प्लेन जेब्रा वाला क्वागा अफ्रीका से एक्सटेंट हुआ है। थैलेसीन इज टेस्मेनियन वुल्फ। टेस्मेनियन वुल्फ इवोल्यूशन चैप्टर खोलो, ढूंढो कहाँ लिखा है टेस्मेनियन वुल्फ। डायग्राम होगा ऐसे, एक चार्ट बना है, डब्बा बना है, उसमें टेस्मेनियन वुल्फ है, देखो मिला। यो Yes, ma'am. मैम। पेज नंबर 134। 118। 130, ठीक है। तो टेस्मेनियन वुल्फ जो है दैट इज नोन एज थैलेसीन, वो ऑस्ट्रेलिया से था, वो भी एक्सटेंट हो चुका है। एक स्टेलर सी काउ है जो रशिया से है। ये क्यों एक्सटेंट हुई है? बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखो बाकियों का मेंशन नहीं किया खास, लेकिन इसका बहुत अच्छे से मेंशन किया एनसीईआरटी ने एक लाइन में, तो इसको ना अंडरलाइन करो। बाकी बाली, जवान एंड कैसमियन है, वो भी टाइगर की सब स्पीशीज है जो एक्सटेंट हो चुकी है। तो ये एक्सटेंट स्पीशीज का डेटा है, इससे आपने कल ही क्वेश्चन करा है ना, यस मैम। इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको कर लेना याद। अब आओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज दिस, कि ट्रॉफिक्स में स्पीशी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है। हमने कल भी ये डिस्कस किया था। ये बात आपकी बुक आपको लिख के दे रही है कि पहला रीजन है, एक
2 3 रीजन मेंशन कर रही है वो, तो आपको 3 रीजन आने चाहिए। आपके स्कूल में भी आ सकते हैं, आपको 3 पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, तो वो कह रहे हैं स्पीसीएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, सारा समय का खेल है। जो टेम्परेरी रीजन होती है उसमें ना मौसम बदलता रहता है समय के साथ साथ, ठीक है, बर्फ जमती है, बर्फ की सिलियां जम जाती है, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, फिर वो पिघल भी जाती है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, ठीक है। इस वजह से कोई भी स्पीशी ना स्पेशलाइज नहीं हो पाती, स्पीशी अपने सर्वाइवल में खुद को बचाने में लगी रह जाती है। लेकिन ट्रॉपिक में टेम्परेचर काफी टाइम तक सेम रहता है, जैसे ठंड है तो ढंग से ठंड रहती है, गर्मी है तो ढंग से गर्मी रहेगी। तो स्पीशी अपने सर्वाइवल से ज्यादा ध्यान देती है कि वो अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पाए, इसलिए ट्रॉपिक में स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। समझ आया? मैम रिपीट कर दो। ओके, कहाँ पे उड़ गई थी बेटा? मैम यही जो आपने अभी अभी। यही उड़ गई। देख, ये ट्रॉपिक है, ये टेम्परेट है, ठीक है। वो कह रहे हैं, क्वेश्चन ये था कि टेम्परेट के कंपैरिजन में ट्रॉपिक में ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी क्यों है? कितना समझ आया क्वेश्चन क्या? यो मैम। तो कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिक है ना, उसमें जो मौसम रहता है ना काफी हद तक सही रहता है। जैसे अभी ठंडी आई, अभी देखो पता है ना ठंडी कितने महीने तक चलेगी? कब तक रहेगी ठंडी? मार्च तक। तो गर्मी कब आएगी? अच्छा, अगर ठंडी कौन से मंथ से स्टार्ट हो जाती है लगभग? अक्टूबर से स्टार्ट होती है ना, यानी कि अक्टूबर से पहले जितने भी स्पीशीज है इंडिया में रहने वाली, उनको आइडिया हो जाएगा ना कि अक्टूबर में ठंड आती है, तो इससे पहले उनको अपना सारा खाना इकट्ठा करना है, क्योंकि जब बहुत ठंड आ जाएगी, हिमाचल में बर्फ पड़ेगी, तो पत्ते तो अवेलेबल नहीं होंगे ना। अब जो आंट है, जो चींटियां है, वो खाना कैसे खाएगी? तो क्या करेगी, वो अक्टूबर से पहले अपना सारा खाना इकट्ठा कर लेती है ना, सेफ फूड, वो खाना इकट्ठा कर लेती है। और देखो कभी आप देखना, जब बर्फ पड़ जाती है आपको चींटियां नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो अपने घर में होती है, बस खाना खा रही होती है, उसने इकट्ठा कर रखा होता है। तो देखो जो चींटियां थी, उन्होंने अपने सर्वाइवल पे थोड़ी फोकस किया, उन्होंने अरेंजमेंट्स कर ली, अब वो आराम से अक्टूबर में सर्वाइव कर रही है। तो अब अगर उनको कोई स्पेशल फीचर अपने में डेवलप करना है, उनकी बॉडी को डेवलप होना है, अच्छे से कुछ भी चेंज लाना है, तो वो कर सकती है ना, उनको अपने जीने मरने का तो टेंशन ही लेना होगा ना। यो मैम। वैसे क्यों कर पाई? क्योंकि उसको पता था कि ठंड आने वाली है, ठीक है। तो प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है ना, तो कोई भी एनिमल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके रखता है। लेकिन टेम्परेट का क्या है, यहाँ पर सडनली कभी भी ग्लेशिएशन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे कभी भी बर्फ गिर रही है, कभी भी बर्फ बर्फ तो हर जगह ही गिरती है, राइट, कभी भी एकदम से ठंडी हो रही है, कभी भी एकदम से गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर जो एनिमल है, क्या वो ऐसे आंट की तरह तैयारी कर सकता है आने वाले मौसम की? नो मैम। नहीं ना, उसको तो पता नहीं, राइट। तो इस वजह से ट्रॉपिक्स में जो एनिमल्स रहते हैं, वो क्योंकि उनको पता है किस तरीके से मौसम आने वाले हैं, तो वो ज्यादा स्पेशलाइज हो पाते हैं। इस वजह से नई नई स्पीशीज आपको ट्रॉपिक्स में देखने को मिलती है, एज कम्पेयर टू टेम्परेट। टेम्परेट में तो जीने मरने का सवाल लगा रहता है, वो नए से डेवलप हो नहीं पाते। समझ आई बात? यो मैम। मैं पक्का समझ आई, ऐसी बोल रही है? समझ आ गई? यो मैम। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में लेस सीजनल वेरिएशन होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट के कंपैरिजन में भी। जैसे मैंने अभी समझाया ना, ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना कि जो ट्रॉपिक्स है टेम्परेट के कंपेरिजन में लेस सीजनल वेरिएशन है। तो मतलब एक टाइम तक धूप रहती है, एक टाइम तक पतझड़ आता है, एक टाइम तक स्प्रिंग आता है। तो जब मौसम सेट होता है ना, तो हर एनिमल की अपनी निश स्पेशलाइजेशन हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट में तुम्हें निश स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना था, ये वाला। जैसे अब जैसे जंगल में कुछ एनिमल पेड़ पे रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ पे और लैंड पे रह रहे हैं, उनको पता है किस किस तरीके से मौसम आना है, अब ठंड आनी है, अब गर्मी आनी है, अब पतझड़ आना है। तो उन्होंने फिक्स कर लिया है, ये मैं पेड़ पे रहता हूँ मैंने यही खाना है, मैं लैंड पे रहता हूँ मैंने यही खाना है। तो वो निश स्पेशलाइजेशन होगी उसकी। अगर उसकी निश स्पेशलाइज है, तो क्या ये आपस में लड़ेंगे, जो पेड़ पे रह रहे हैं और जो लैंड पे रह रहे हैं? उनको जरूरत है लड़ने की? नो मैम। जब कंपटीशन करेगा कम होगा, तो डाइवर्सिटी भी तो ज्यादा होगी ना, ज्यादा स्पीशीज मिल जाएगी तुमको वहाँ, राइट। यस तो मैम। ये चीज ट्रॉपिक्स में होती है, टेम्परेट में इतना मौसम ऊपर नीचे होता है कि इतनी स्पेशलाइजेशन हो नहीं पाती।
ठीक है। तो ट्रॉपिक का इन्वायरमेंट कैसा होता है, इसको लिख लो। ट्रॉपिक्स का इन्वायरमेंट कैसा है, इट इज लेस सीजनल, लेस सीजनल है। सीजनल होगा ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि कुछ परफेक्ट है, लेकिन लेस सीजनल है क्योंकि हम टेम्परेचर से कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिवली कैसा है ये, कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल, मेरे को पता है अगला मौसम कौन सा आएगा, है ना। बाकी तूफान तो आते ही हैं, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होता ही है उससे, राइट। तीसरा पॉइंट है, इक्वेटर पे ज्यादा सनलाइट आती है, तो ट्रॉपिक को ज्यादा सनलाइट मिलती है तो पौधे ज्यादा खाना बना पाते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए भी ज्यादा स्पीशी मिलेगी, क्योंकि जब खाना जहां पर ज्यादा है वहीं पर तो ज्यादा स्पीशी होगी ना। तो थर्ड पॉइंट है हाई सोलर रेडिएशन। क्लियर? Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बोला बायोडाइवर्सिटी क्या, हमने बोला बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल थे। कौन से 3 लेवल थे? Genetic species is ecology. यस, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और स्पीशी डाइवर्सिटी। फिर हमने बोला इकोसिस्टम की जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी दुनिया में, तो हमने पढ़ा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, और हमने पढ़ा दूसरा क्या था, Species. Area relationship. वेरी गुड, ठीक है। स्पीशी एरिया रिलेशनशिप पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर हमने ये पढ़ लिया बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक में क्यों ज्यादा है, टेम्परेट में कम क्यों है। अब हम ये पढ़ना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी का लॉस। मेन, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हो ही रहा है, तो उससे होगा क्या। मान लो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, मैं नहीं बचा पाई, तो होगा क्या, 3 चीजें जरूर होंगी। एनसीईआरटी बोल रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट। पहली, प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तुमको सोचना, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता चला जाएगा तो प्लांट की प्रोडक्शन भी तो कम होती चली जाएगी ना, आपको वैरायटी ऑफ प्लांट कम मिलेंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जीपीपी एनपीपी लगाना है, ठीक है। अब अगर प्लांट की प्रोडक्शन कम हो गया, पहले अच्छे से यहाँ पे प्लांट्स लगे थे, तो अगर जैसे सुनामी आती थी तो प्लांट मिट्टी को होल्ड कर लेते थे। अब सोचो प्लांट नहीं है आसपास, तो अगर सुनामी आएगी सारी मिट्टी चली जाएगी ना सॉइल इरोजन में। तो इन्वायरमेंटल पर्चुएशन का मतलब है इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स या डिस्टर्बेंसेस। अगर ये आई ना किसी जगह पे तो वो जगह रिकवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अगर पहाड़ खिसक गए तो पहाड़ दोबारा ऊपर नहीं भेज सकते हो। तो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस अगर ऐसी आएगी, वो पहाड़ क्यों खिसक रहे हैं, क्योंकि पेड़ काट दिए। जब तक पेड़ थे वहां पे, उनकी जड़ों ने पहाड़ों को रोक के रखा था। मिट्टी में होती है ना, जो रोक के रखती है, लेकिन जब पेड़ काट दिए तो जड़ें वहां से निकल गई तो पहाड़ कमजोर हो गए। तो हीट से, पानी से प्रेशर पड़ा और वो नीचे आ गए, राइट। तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। समझ आई बात? Yo-yo, ma'am. तो ऐसे बारिश तो पहले भी आती थी, लेकिन इतना नुकसान इस बार क्यों हुआ, क्योंकि लोअर रेजिस्टेंट हो गया इन्वायरमेंट का। अब वो ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं है, कुछ भी छोटी सी भी इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है तो एक इकोसिस्टम खराब हो जाता है जल्दी से, ठीक है। तीसरा है इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम। जैसे कहीं कहीं जगहों पे आप देखोगे सूखा पड़ जाएगा, कहीं कहीं जगहों पे देखोगे बीमारियां ज्यादा फैल जाएगी, कहीं कहीं जगहों पे देखोगे प्लांट की प्रोडक्टिविटी यानी खेतों में फसल ही नहीं उग रही है, बनी नहीं रही है, क्योंकि सॉइल अब इतनी फर्टाइल नहीं रही है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी खराब करोगे तो ये 3 चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर? Yo-yo, ma'am. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए 4 इवल क्वाड्रेट कौन थे? कैसे याद किया था? निमोनिक O A C, yes. H stand for habitat loss and fragmentation। इन चारों में से सबसे खतरनाक कौन सा है? कौन मेनली रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए HOAC में से? H. चलो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर वो पूछ ले ना तीनों में से एक सिलेक्ट करो तो ए सिलेक्ट करना है। नाउ सेकंड, O स्टैंड फॉर Over exploitation. ओवर एक्सप्लॉइटेशन का पीछे एग्जांपल दिया था मैंने, जो स्पीशी एक्सटेंट हो गई है। कौन सी स्पीशी थी? डोडो। डोडो नहीं थी। नोट्स क्यों बना रहे? बाद में बैठ के बनाओगे, इससे अच्छा ही बना लेते। को एक्सटिंक्शन कुछ तो बना ही लेते। तो हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन, कोई जगह को आप तोड़ देते हो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी को बहुत ज्यादा यूज कर लो वो मर जाएंगे। एलियन स्पीशी इन्वेजन, बाहर से कोई स्पीशी आके
लोकल स्पीशीज को खराब करते हैं, जैसे नाइल पर्च का इसमें एग्जांपल है, ठीक है। को एक्सटिंक्शन जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, अगर एल्गा चला गया तो फंगाई मर जाएगा, तो लाइकन तो बना ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि 4 इविल क्वाड्रेंट कौन से है, नाम आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्वेश्चन बनता है इनके एग्जाम्पल से, तो इनके एग्जाम्पल करना है, कल मैंने कराए थे आपको काफी सारे, तो इसको एक बार रीड कर लेना, ओके। ये नहीं मैं रिपीट करा रही, क्लियर? Yo-yo मैम। चलो, ये भी हमने क्वेश्चन में कल करा था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कराने के 3 रीजन। एक रीजन है Narrow utilization, जिसमें मैं सिर्फ अपने बारे में सोच। उसके अपना बारे में फायदा सोचना है, इकोसिस्टम से मुझे सर्विसेज मिल रही है, बस अपना सोचना है। ब्रॉड वाली सोच क्या सोचती है बायोडाइवर्सिटी कि उसको इसलिए बचाओ ताकि सारी दुनिया बच सके, तो बायोडाइवर्सिटी बचाओ ताकि सारे इकोसिस्टम सर्वाइव कर पाए। और एथिकल आर्गुमेंट क्या कहती है, इमोशनल लेवल, इमोशनल हाँ, फिलोसफिकली सोचती है कि हमें कोई हक नहीं है किसी को मारने का, राइट। ये 3 रीजन थे, कल इस पे हमने इतना बड़ा क्वेश्चन भी किया था, है ना। अब अगर कंजर्व करनी है बायोडाइवर्सिटी तो 2 तरीके, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, नीट का फेवरेट है ये, एग्जाम्पल से पूछता है वो। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के 2 तरीके, एक इन सिटू जो जहां है उसके घर में जाके उसे बचाओ, जैसे सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड फॉरेस्ट जो होते हैं, हॉटस्पॉट्स, ये कल हमने करा था हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेंचुरी, नेचुरल पार्क। तो जो जहां होते हैं हम उसी को प्रोटेक्शन दे देते हैं, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन दे देती है, लोकल लोग उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। एक्सीटू कंजर्वेशन है कि वो जहां है हम उसे वहां नहीं बचा सकते, तो उसको निकाल के तुम किसी आर्टिफिशियल कंडीशन में रखो, जैसे जूलॉजिकल पार्क। चीता जब इंडिया में एक्सटेंट हो गए थे, जू में मिलते थे, तो वहां पे उनकी क्या बोली थी, एक्सीटू कंजर्वेशन। बोटेनिकल गार्डन, कुछ प्लांट हम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते पर बोटेनिकल गार्डन में है। जीन बैंक्स, जीन्स रख लो उनके, जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करके रख लो, सीड्स रख लो प्रिजर्व करके, राइट। तो इन सिटू एंड एक्सीटू कंजर्वेशन, याद आया? यस मैम। यो मैम। ओके, एक पॉइंट है, ये कर लो, देन यू कैन लीव। देखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए 2 समिट हुए थे, एक था अर्थ समिट। अर्थ समिट कौन सी ईयर में हुआ था, लास्ट पेज पे जाओ। 1992. 1992 में। लोकेशन क्या थी? रियो दे जनेरियो इन रेडियो। हाँ, तो इसका पर्पस क्या था कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे एक, और दूसरा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको तमीज से यूज करेंगे, 2। अब ये देश ने, जितनी भी कंट्रीज थे, इन्होंने इसको अप्लाई किया या नहीं, इसको चेक करने के लिए, जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा चेक करने के लिए आपने पढ़ा या नहीं, हम टेस्ट लेते हैं ना, वैसे ही इसको चेक करने के लिए एक और समिट हुआ था जिसे हम कहते हैं अर्थ वर्ल्ड समिट। ये कौन से ईयर में हुआ था? 2002 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका लिख देती हूँ पूरा, ठीक है। तो ये किस लिए था? टू चेक सक्सेस ऑफ अर्थ समिट, ठीक है जी। यो मैम। With quite a speed, we're done with the chapter. बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है बेटा।